सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं जैस्मीन मंजूर एंड वेलकम टू द शो। नाजरीन, पिछले 24 घंटे पाकिस्तान की सियासत में एक तलातम मचाते रहे। पहले कुछ देर और कुछ घंटे तहरीके इंसाफ वाले बगले बजाते रहे, बहुत खुश होते रहे क्योंकि उन्हें एक बहुत बड़ा रिलीफ, जो कि बिल्कुल शायद मुमकिन नहीं था या वो सोच भी नहीं पा रहे थे, वो उनको सुप्रीम कोर्ट से मिला। और सुप्रीम कोर्ट के फैसले में शाह महमूद कुरैशी और साबिक चेयरमैन तहरीके इंसाफ को बरी कर दिया गया। उसके साथ साथ ये भी कहा गया कि मासूम है, उनको फॉरेन मिनिस्टर जो है उन्होंने बेवकूफ़ बनाया और फिर आगे कर दिया। एक तहरीरी फैसला, लंबा फैसला था, मैं उसमें नहीं जाऊंगी, फैसला आप सब पढ़ चुके होंगे। लेकिन अभी ये लम्हात चल ही रहे थे कि इसके बाद बाकी पॉलिटिकल पार्टीज में हलचल, अचानक प्रेस कॉन्फ्रेंस पे प्रेस कॉन्फ्रेंस, और फिर तहरीके इंसाफ को मिलने वाली खुशी बिल्कुल एकदम गुब्बारे में से हवा की तरह निकल गई जब उनके ऊपर एक बहुत बड़ा फैसला आया। और यह फैसला इलेक्शन कमीशन की तरफ से था। ये 2 दिन से इलेक्शन कमीशन ने महफूज किया हुआ था। 5 रुकनी मेंबरान ने यह फैसला दिया कि इनके जो इंट्रा पार्टी इलेक्शंस हैं उनको कलादम करार दे दिया जाए। करार दे दिया गया और उसके बाद बल्ले का निशान इनसे ले लिया गया। अब जाहिर सी बात है, जब निशान नहीं होगा तो इलेक्शन कैसे लड़े जाएंगे, एक बहुत बड़ी कंफ्यूजन होगी। और इसके बाद यह महसूस हो रहा है कि अब तहरीके इंसाफ वाज़े तौर पर इलेक्शन की गेम से बाहर नजर आ रही है। लेकिन अगर इलेक्शन की गेम के अंदर भी है तो इलेक्शन लड़ना उनके लिए काफी हद तक मुमकिन या नामुमकिन हो सकता है, क्योंकि अब आने वाले अगले 2-3 दिन में अहम फैसला होगा। वो ये कह रहे हैं, उनके जो हाजिर चेयरपर्सन है और उनके जो कोर्ट में जो लॉयर्स हैं वो कह रहे हैं कि हमारे साथ ना इंसाफी हुई है, हमसे बल्ले का निशान ले लिया गया है, इलेक्शन प्रोसेस से हमें बाहर रखना चाहते हैं और हम पहले हाई कोर्ट से और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट से रुजू करेंगे। अगर सुप्रीम कोर्ट से यह फैसला उनके हक में आ जाता है, यह सारी मुमकिन बात अगर पर है तो, और बल्ले का निशान मिल जाता है, तो उसके बाद 2024 के इलेक्शंस में बहुत मजा आने वाला है। मजा इस तरह आने वाला है कि यह नहीं पता होगा कि तहरीके इंसाफ के कैंडिडेट्स कौन है, लेकिन वो इतने पुरउम्मीद और इतने ज्यादा मुनज़्ज़म नजर आ रहे हैं कि वो ये कह रहे हैं कि हम किसी को भी खड़ा करेंगे तो वो जीत जाएगा। लेकिन जीतेगा वो तो तब ना जब आपको बल्ले का निशान अलॉट किया जाएगा। और क्या वापस अलॉट किया जाएगा? दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज बहुत नाराज हुई और उन्होंने कहा कभी लाडला और कभी मासूम का नाम देकर हमारे ऊपर इसे मुसल्लत किया गया। सवाल यह पैदा होता है कि तमाम पॉलिटिकल पार्टीज अब क्या सोच रही हैं, तहरीके इंसाफ का अपना लाएअमल क्या होगा। और जाहिर सी बात है, यह बहुत बड़ा फैसला है। किसी से इलेक्शन का निशान ले लिया जाए तो इलेक्शन लड़ना तकरीबन नामुमकिन हो जाता है। बहरहाल आने वाले वक्त में देखते हैं क्या होता है। हमें सेनेटर असद अशरफ साहब, सीनियर रहनुमा है पाकिस्तान नवाज के, उन्होंने आज हमारे लिए वक्त निकाला है, वो हमें ज्वाइन कर रहे हैं। सेनेटर हमायूं मोहम्मद साहब सीनियर रहनुमा है तहरीके इंसाफ के। आरिफ हमीद भट्टी साहब किसी तारुफ के मोहताज नहीं, बहुत सीनियर एनालिस्ट हैं और उसके साथ साथ अपने प्रोग्राम के होस्ट भी हैं। और उसके साथ साथ सेनेटर आजिज धामरा साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के एक बहुत ही सीनियर रुकन। बहुत बहुत शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम। इससे पहले कि मैं तमाम सियासी लोगों से उनका पॉइंट ऑफ व्यू लूं, क्योंकि उसमें एक पॉलिटिकल डिबेट ज़ाहिर शुरू होगी। आरिफ हमीद भट्टी साहब, मैं ये कहूंगी कि इससे एक छोटा सा तज्जिया कर दीजिए कि 24 घंटे के तलातुम में आखिर हुआ क्या। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जास्मिन, एक आपका नाम मिला तो मैं आ गया, अदरवाइज मैं आजकल प्रोग्रामों से अवॉइड करता हूँ। ये मैं देख रही थी, ये मैं बिल्कुल देख रही थी कि आप कहीं आ नहीं रहे, लेकिन आपने मेरे लिए वक्त निकाला। मैं बहुत बहुत थैंक यू, आपका बहुत शुक्रिया। क्योंकि जियाउल हक भी पछता रहा होगा कि इतने जबरदस्त निगरान और पीडीएम आए कि मुझे पीछे छोड़ गए। गुजारिश है, मुझे तो इस पर कोई हैरत नहीं हुई। ये जो सिलेक्शन कमीशन ने फैसला दिया है, वो माफी चाहता हूँ इलेक्शन कमीशन, मैं माजरत चाहता हूँ, इसलिए टंग बड़ी बुरी चीज है आजकल। देखिए, जो खुद आइन शिकन हो 90 दिन में इलेक्शन जियाउल हक ना कराए तो हम उसे डिक्टेटर कहते हैं। परवेज मुशर्रफ ना कराए तो डिक्टेटर कहते हैं, आइन शिकन कहते हैं। अगर जमहूरी हुकूमत इलेक्शन ना कराए, पीडीएम हो या ये हो, क्या नाम है, निगरान, जिनकी खुद निगरानी की जरूरत है, तो फिर हमें शर्म से डूब मर जाना चाहिए।
क्योंकि सियासतदानों ने हुकूमत करनी है, चाहे पीपल्स पार्टी करे, नून लीग करे, पीटीआई करे। इस बल्ले का निशान यकीनी था, ये लंदन प्लान का हिस्सा था। इसी वजह से मोहतरम नवाज शरीफ साहब 16 माह अपने भाई की हुकूमत में नहीं आए, जब उमर अता बंदयाल साहब गए वो आए। तो मुझे तो ये 100% यकीन था कि बल्ले का निशान लेंगे। मैंने कहा 173 सियासी जमातें हैं जो इलेक्शन कमीशन में रजिस्टर हैं, मेरे तीनों काबिल एहतराम पॉलिटिशियन और सारे मुझसे ज्यादा, मुझे सिर्फ 73 पार्टियों के नाम बता दे, उनकी सदारत तो छोड़ दे। तो आपने सबसे बड़ी जमात या सबसे छोटी जमात, उसका इंटरा पार्टी पाकिस्तान की तारीख में पहली दफा हुआ है इलेक्शन कमीशन ने किसी का निशान छीना। वो जो पीपल्स पार्टी की बात करते हैं उन बेचारों को हकायक नहीं पता। पहला तलवार पे जुल्फ़िकार अली भुट्टो जिंदगी में अपना 1970 में लड़ा था, उसके बाद 85 में इलेक्शन हुए एक्ट के तहत, गैर जमाती इलेक्शन थे। उसके बाद उस जमात में किसी के पास कोई इलेक्शन नहीं था निशान। तो मेरा ख्याल है इलेक्शन कमीशन ने लंदन प्लान के तहत जो वादा किया था वो निभाया उन्होंने। उसके अलावा ये सियासतदानों को सोचने का दौर है कि आज अगर एक जमात का निशान ले लिया गया या किसी एक जमात को इलेक्शन लड़ने की इजाजत नहीं दी जा रही, माओ बहनों को उठाया जा रहा है, चादर चारदीवारी का तकद्दुस पमाल किया जा रहा है। मुझे सिर्फ पीपल्स पार्टी पे इन्होंने तो हमेशा कुर्बानियां दी, बेनजीर से मेरा बहुत ज्यादा एहतराम का रिश्ता था। अगर वो इस पे ना करे तनकीद तो मुझे हैरत होगी। मैं क्योंकि उनकी शहादत से 10 दिन पहले को 2 घंटे मुलाकात हुई, तो मेरा ख्याल है सियासी जमातों के लिए स्याह दिन है। आज उनकी बारी है, कल को दूसरों को एक रास्ता दिखा दिया ताकतवर हलकों को, उनका निशान छीन लेंगे जो थोड़ा सा हुक्मदुली करेगा। अच्छा ठीक है, ये तो आपका तज्जिया हुआ। अब सेनेटर असद अशरफ साहब, मैं आपकी तरफ आऊंगी। अब ये मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी देखी और जाहिर सी बात है आप लोगों का गुस्सा भी देखा। आप ये मुझे नहीं पता था कि गुस्सा किस पे डायरेक्टेड है, क्योंकि अभी पिछले दिनों आप लोग सुप्रीम कोर्ट के हवाले से बहुत ज़्यादा पुरुमीद थे, बहुत अच्छे बयानात दिए। पहले कहा कि सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान का एग्जीक्यूटिव, पाकिस्तान का आइन, पाकिस्तान की सियासी जमातें, पाकिस्तान की एडमिनिस्ट्रेशन और पाकिस्तान की एस्टैब्लिशमेंट अब सब एक पेज पर हैं और सारे के सारे अंडरस्टैंड कर रहे हैं कि इक्विलिब्रियम ऑफ पावर क्या है। अब सवाल ये पैदा होता है कि चले ये तो भट्टी साहब का तज्जिया जाती हो सकता है, उन्होंने कहा ये लंदन प्लान का हिस्सा था, लेकिन अब मतलब है कि एक सियासी जमात अगर पार्टी से इलेक्शन से बाहर हो जाती है इस तरह, तो बाकी पॉलिटिकल पार्टीज इसको किस तरह देख रही हैं? मतलब बड़ी तनकीद आप लोगों ने इस पे की कि पहले लाडला और अब मासूम के तौर पर हम पे मुसल्लत किया जा रहा है, तो आपका एतराज किसकी तरफ था? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, आपने जैसे अपने इंट्रो में बताया कि उनके जो इस वक्त चेयरमैन है पीटीआई के जी, उन्होंने और उनके वकला ने इलेक्शन कमीशन के सामने जाके ये इतराफ किया कि हमारा इलेक्शन एज पर रूल्स नहीं था और उस पे उन्होंने बिल्कुल कोई दो राय नहीं दी। देखिए चीफ, आज भी असद उमर जो हैं वो उनके जनरल सेक्रेटरी हैं इलेक्शन कमीशन के। जब पार्टी इलेक्शंस होती है तो उसके बाद वो सारी चीजें जो है ऑथेंटिक सर्टिफाइड कॉपीज जो है वो नोटिफिकेशन क्या वो जाके जमा करवाया जाता है पार्टी की, तभी वो रजिस्ट्रेशन रिन्यू करते हैं। तो ये सारी चीजों में अभी तक वो 2018 वाला ही चल रहा है कि शायद 2 साल प्रोग्राम जो है, मेहनत जो है वो भी हमें मिलेगी। अच्छा, भट्टी साहब के वो भाई हैं, दोस्त हैं, बड़ा पुराना हमारा एक ताल्लुक है, लाहौर के हैं, लेकिन मुझे उनके तमाम वो एज ए एंकर पर्सन, एज ए एनालिसिस्ट और एज ए सहाफी सीनियर वो प्रोग्राम याद है जो 2018 में इन्होंने किए थे जब हमारे से इलेक्शन सिंबल ले लिया गया था। नवाज शरीफ के हाथ से इशू किए हुए टिकट जो हम इलेक्शन कमीशन में जमा करा चुके हुए थे वो चंद दिन पहले वापस लेके हम सबको आजाद कर दिया गया। और उस वक्त के प्रोग्राम और इनके व्यूज और आज के व्यूज में जमीन आसमान का फर्क है, ये यू टर्न है पूरा। और उस वक्त चंद दिन रह गए थे, मेरा ख्याल है 25 फरवरी थी जब हमें आजाद किया गया, तो हमें ये भी टाइम नहीं दिया गया और ये भी अलाउ नहीं किया, साकिब निसार साहब उस वक्त चीफ जस्टिस थे, बाबा रहम थे, कि हम जो है किसी अपने चेयरमैन या किसी जनरल सेक्रेटरी या किसी और कायम मकाम सदर की
दस्तखत शुदा कागजात जो है वो इलेक्शन कमीशन में जमा। वो तो ठीक है, लेकिन सर कता कलामी माफ, असद अशरफ साहब, सर कता कलामी माफ, सर सुन ले एक सेकंड, मैं खाली ये पॉइंट आउट किया था, सेनेट का मामला था ना, यहाँ तो पूरे मुल्क का मामला है। देखिए वो उस वक्त दूसरी चीजों में भी पूरे मुल्क का मामला था, 2/3 मेजोरिटी के साथ मियां नवाज शरीफ वजीर आजम थे, जिनके साथ पार्टी सदारत छीन ली गई, जिसके साथ कुछ हुआ। देखिए बल्ले का निशान इनके पास है या नहीं है, इनको तो अभी भी बहुत से निशान और मिल सकते हैं, क्योंकि वो निशान जो है इनके बड़े पॉपुलर हैं, बल्ले से भी ज्यादा पॉपुलर है। पूरे 25 करोड़ अवाम को पता है, अगर ये घड़ी का निशान मिल जाता है तो वो तो इनको, आपको पता है फिर कितनी पॉपुलर है, वो बल्ले से भी ज्यादा पॉपुलर है। तो ये इस पे कोई दो राय नहीं कि ये पहले जो है हमें मासूम आजकल कहा जा रहा है, कभी लाडला कहा जाता है, कभी कौमी रहनुमा का, कभी गुड टू सी यू कहा जाता है। तो वो जो बातें हैं वो चलती हैं, ये कोई लंदन प्लान नहीं था भट्टी साहब, आपको भी पता है, हमें भी पता है। 75 सियासी केसेस नून लीग के जो है वो नवाज शरीफ साहब के जो भी पार्टी के PML के लगे, वो हम ख्याल जजेस के सामने, उसमें से एक ही बेंच 3 लोगों का था। क्या आजकल ऐसा हो रहा है? वो उस वक्त आप बैकग्राउंड देख लेना कि क्या थी। हम तो जाने से कुछ साल पहले ये कह रहे थे कि मियां नवाज शरीफ उसी वक्त आएगा, और सर आपकी तरफ वापस उसी वक्त आएगा जब बंगाली कोर्ट खत्म होंगी। ठीक है सर, ये ठीक है सर, हर पॉलिटिकल पार्टी, सर वापस आपकी तरफ, सारी पॉलिटिकल पार्टीज को किसी न किसी से हमेशा गिला रहा है, इलेक्शन से पहले भी, इलेक्शन से बाद में भी, कभी पाकिस्तान की एडमिनिस्ट्रेशन से, कभी इलेक्शन कमीशन से, कभी एस्टैब्लिशमेंट से, कभी आरओ का इलेक्शन के, तो हमेशा इलेक्शन मुतनाज़ा ही होते रहे हैं। लेकिन मैं इससे पहले आजिज धामरा साहब आप कमेंट करें, मैं सेनेटर हुमायूं मोहम्मद साहब आपसे ये पूछना चाहती हूँ, अब कुछ देर तो आपके घंटे तो बड़े खुशियों के गुजरे, उसके बाद खुशियों पे सारा पानी फिर गया, अब लाए अमल क्या होगा? मतलब जो मेरी बातचीत हुई है लोगों से, सीनियर रहनुमाओं से भी, लॉयर से भी, वो ये कह रहे हैं पहले हाई कोर्ट और फिर सुप्रीम कोर्ट, अब डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते आप। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुक्रिया जैस्मीन, आपने अपने प्रोग्राम में बुलाया, मुझे इस काबिल समझा। अच्छा इस तरह है, मैं इस चीज के ये तो हमारी जो लीगल टीम है वही बता सकती है कि हम डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं या नहीं जा सकते, या हमें पहले हाई कोर्ट जाना होगा, तो ये तो उनका वो है। चूंकि मैं लॉयर नहीं हूँ इस वजह से मैं उसके ऊपर ज्यादा कमेंट नहीं कर सकता, लेकिन मैं बात चीजें के ऊपर बात करना चाहूंगा विच इज मोर ऑफ अ पॉलिटिकल नेचर, और उसकी बेसिस पे मैं हिस्ट्री के लिहाज से करूंगा कि हम लोगों ने अपनी हिस्ट्री में क्या देखा है। देखिए हमारी हिस्ट्री में इस तरह का जो आजकल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ हो रहा है कि इनके लोगों को फॉर्म नहीं सबमिट करने दे रहे, इनको जब वो फॉर्म सबमिट कर जाते तो उनको जेल में डाल देते, उनके वकीलों को डाल देते। 1977 में भुट्टो के जमाने में 4-5 लोगों के साथ हुआ था, लेकिन इतना बड़ी तादाद में आज तक पाकिस्तान में नहीं हुआ। फिर पाकिस्तान की हिस्ट्री में एक वाहिद इलेक्शन है 1988 का, जिसमें सबसे गलीज तरीन कैंपेन, लोगों की तस्वीरें फेंकी गई, और सबसे गलत तरीका जो आज फिर हो रहा है वो ये था कि उनसे बेनजीर से उनका सिंबल छीन लिया गया था। लेकिन उनके मुखालिफ कौन थे? अजीब बात है, उस वक्त भी वही थे, आज भी वही है। माइंडसेट क्या है? माइंडसेट वही है कि जो कि नॉन पॉलिटिकल पार्टी बेसिस, जिन लोगों की सोच ही नॉन पॉलिटिकल है, जो कि मौजूद हैं छांगा मांगा के जंगलों की सियासत के, वही लोग उस वक्त भी थे, वही लोग आज भी हैं। मैं आफरीन कहता हूं बेनजीर भुट्टो साहिबा की, अगर आज वो होती तो वो सबसे पहले इसके खिलाफ उठती, और मैं आफरीन कहता हूं उस बेनजीर साहिबा की कि उनके साथ जब राना सनाउल्लाह थे और उन्होंने मरियम नवाज के ऊपर जो FIR काटी थी, उन्होंने इस बात पे उनको निकाल दिया था पार्टी से कि तुम इतने नीचे गिर नहीं सकते हो तो छोड़ दो। लेकिन वो कहां चले गए? इत्तेफाक की बात है उसी पार्टी में चले गए जहां पे लोग वीडियोस बनाते हैं और फिर वीडियोस देखकर तौबा तौबा करते हुए अगले को ब्लैकमेल करते हैं। तो ये तो है ही ब्लैकमेल लोगों की पार्टी। मेरा सवाल है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून वालों से कि पहले पता कर लो कि आपके लीडर का रिटर्न टिकट है या नहीं है। क्यों? वो इसलिए मैं कह रहा हूं कि आप लोग बल्ले का निशान लेते हो या आप लोग हमारे लोगों को डिस्क्वालीफाई करते हो। हमारा हर एक सिपाही आपके बड़े से बड़े जो आपका लीडर है उससे भारी ना पड़ा तो जो मर्जी कह दो। वो तो ठीक है सर, लेकिन किस तरह भारी पड़ेगा? अगर आपके पास बल्ले का निशान नहीं होगा तो इलेक्शन प्रोसेस से आप ऑलमोस्ट बाहर है। नहीं, हम बाहर नहीं हैं, हम इलेक्शन लड़ेंगे। कैसे लड़ेंगे?
हम आजाद हैसियत से इंशाल्लाह लड़ेंगे। उसके लिए हमें मेहनत 5 गुना 6 गुना ज्यादा करनी पड़ेंगी, लेकिन दैट इज आवर स्ट्रेंथ। हमारा सोशल मीडिया हमारी स्ट्रेंथ है। और उसके लिए जैसे अभी आप कह रहे हैं ना, ये लोग मासूम बात कर रहे हैं, तो मुझे इमरान खान की वो बात याद आ गई है। एक तो ये लोग नालायक बहुत है, ऊपर से ये मेहनत भी नहीं करते कि अपने आप को बेहतर कर ले। मुझे एक बात बताएं जास्मीन साहिबा, आप मुझे एक बात बताएं, इनोसेंट को उर्दू में क्या कहते हैं? मासूम ही कहते हैं ना जी, मासूम। ठीक है, अब यू आर इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी, ये बात ठीक है, इन ये मासूम है जब तक इनके ऊपर वो सजा वो हो नहीं चाहती। अच्छा ठीक है सर, आई विल कम बैक टू यू। मैं चाहती हूँ जरा पीपल्स पार्टी का भी इसमें मौक़िफ़ आ जाए। आज धामरा साहब काफी देर से इंतजार करें, तो आपने एक तो पीपल्स पार्टी के हवाले से बात की, दूसरा आपने कहा कि हम लड़ेंगे, मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी आजाद उम्मीदवार के तौर पर। टाइम आपके पास बहुत कम है, उसकी स्ट्रैटेजी क्या होगी उसमें मैं थोड़ी देर बाद बात कर लेती हूँ। आज धामरा साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने भी इस पर तनकीद की। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो तनकीद थी वो मतलब है अगर किसी से जैसे ये कह रहे हैं कि आप लोग तो क्योंकि आप लोग खुद इस प्रोसेस से एक जमाने में गुजर चुके हैं, तो आप लोगों ने इस चीज के लिए स्टैंड क्यों नहीं लिया कि मतलब है कि ये एक चीज गलत हो रही है कि किसी से इंतखाबी निशानी ले लो। आज धामरा साहब मुझे सुन सकते हैं? जी। जैसे पहली बात तो आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया कि पीपुल्स पार्टी खुद विक्टिम रही है इस सारी सूरत हाल पे, और पीपुल्स पार्टी जिन अदवार के अंदर जिस तरह विक्टिम रही है, ये तो उसका मुकाबला भी नहीं कर सकते कि हमने आमरेत के खिलाफ किस तरह स्टैंड लिया। आपको याद होगा कि तलवार निशान था पीपुल्स पार्टी का भुट्टो साहब के दौर में, वो छीना गया था। उसके बाद बीबी 2002 की इलेक्शन में एक झड़तू किस्म के केसों के ऊपर बैन किया गया पूरी पार्टी पे, फिर हमने पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियंस बनाई थी। इन तमाम सूरत हाल को हमने फेस किया था, मगर ये मामला एक टेक्निकल है कि इलेक्शन कमीशन किसी पार्टी की इंट्रा पार्टी इलेक्शन की रिजल्ट से मुतमिन नहीं। अब ये मामला है किसी पार्टी और इलेक्शन कमीशन का कि वो अगर किसी सही प्रोसेस में इलेक्शन करके डॉक्यूमेंट्स अगर हैंडओवर कर सबमिट करवा देते हैं इलेक्शन कमीशन को, तो मेरे ख्याल में इलेक्शन कमीशन को एक्सेप्ट करना चाहिए। अच्छा, जहां तक इनका निशान वापस आने की बात है, तो ये अदालतों में जा सकते हैं। अभी इलेक्शन पोलिंग डे में काफी दिन पड़े हैं। मेरे ख्याल में कि पीटीआई अगर आजाद मतलब ये कह सकते हैं कि हम आजाद लड़ेंगे, और ये भी कह सकते हैं कि जी इनकी सोशल मीडिया जो है, हालांकि इनकी सोशल मीडिया पॉजिटिव कम निगेटिव बहुत ज्यादा है, उनका बहुत बड़ा रोल है, मगर मेरे ख्याल में अगर पीटीआई उसके बावजूद या इनके लोग जुर्रत करके आजाद इलेक्शन लड़ना चाहते हैं तो बिल्कुल लड़ना चाहिए। बाकी ये सूरत हाल को हम पहले फेस कर चुके हैं, और पीटीआई को ये भी ऑप्शन है कि वो अदालत में जाएं और अपने आप को मासूम साबित करें और फिर बल्ले का निशान ले लें। अच्छा ठीक है, लेकिन सर ये इतना आसान तो नहीं होगा ना कि वो बल्ले का निशान ले लें। किसके मतलब ये आपको मतलब एक चीज तो मतलब राइटिंग ऑन द वॉल तो हमें नजर आ रही है ना कि ये क्या होने जा रहा है। तो उसके बाद क्या आपको लगता है कि मतलब पूरी दुनिया ये कहेगी कि जमहूरी निज़ाम मजबूत है, इंतखाबात ठीक हुए? मतलब मुझे नहीं लगता कि ये फिर ये सिलसिला खत्म तो नहीं होने वाला। आई मीन लाइक हम किसी कॉन्क्रीट सोल्यूशन की तरफ नहीं जा रहे। इसमें इनकी भी बहुत बड़ी कोताही और गलती है, मैं उसको जरूर पॉइंट आउट करूंगी कि खुद साख्ता अपनी की हुई बातों पर यू नो लाइक माफी ना मांगना, एक्सेप्ट ना करना, अना का एक पैकर तैयार रखना, ये मतलब क्यों इस तरह ये डायलॉग के थ्रू मामला हल नहीं हो सकता? जिसमें आपको याद है कि पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी ही वो वाहिद पार्टी थी और उनकी लीडरशिप चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ही थे जिन्होंने कहा कि तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को इलेक्शन का हिस्सा होना चाहिए। जी बिल्कुल। हम शिकस्त से नहीं डरते, हम मुकाबले से नहीं डरते, हम तो बार बार इलेक्शन मांग रहे थे और हम ये बात कह रहे थे कि तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को वो माहौल पैदा किया जाना चाहिए कि वो इलेक्शन का हिस्सा रहे। अब ये इंट्रा पार्टी का जो मामला उठा है उसको इन्हीं के पार्टी के लोगों ने चैलेंज किया है। आपको याद होगा एक इंट्रा पार्टी का फलसफा दिया था पीटीआई ने और उसमें इनकी पार्टी का एक साबिक चीफ जस्टिस वजीर साहब जो थे वो इलेक्शन कमिश्नर थे। क्या हुआ था आपको याद है कि इनकी पार्टी में बड़ा झगड़ा हुआ और उन्होंने इल्जाम लगाया कि जी लेन देन के मामला पर ओहदे बांटे गए हैं। आज कल उनकी पार्टी में अलीम खान नहीं है, मगर आपको पता है ये स्कैंडल जब ये पार्टी मुतहद थी उस वक्त भी इनके लिए ये सामने आया था। तो आज इलेक्शन कमीशन का है तो ये अदालत में जा सकते हैं,
या आजाद इलेक्शन लड़ सकते हैं। अच्छा, तो बेशक मुकाबला करें, अगर ये जीत जाते हैं या पाकिस्तान के अवाम के ऊपर एतमाद कर लेती है तो ठीक है, ठीक है, फिर इलेक्शन सबको कबूल होंगे, यानी कि फिर लाडला और मासूम की कहानी नहीं चलेगी या चलेगी। ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद बात कर लेते हैं। वेलकम बैक। सेनेटर असद अशरफ साहब, आप मोहम्मद साहब का, हुमायूं मोहम्मद साहब का कोई जवाब देना चाहते हैं, कमेंट करना चाहते हैं, ताकि फिर मैं जरा आरिफ हमीद भट्टी साहब से कुछ एक दो इंपॉर्टेंट चीजें पूछना चाहती हूँ जो बैकग्राउंड में चल रही हैं। बस सिंगल सेंटेंस है मेरा कि 2018 की अंपायर की मेहनत से बनाई गई पार्टी 2023 में इतनी अक्लमंद है कि अपने निशान और अपने उम्मीदवार और अपने तमाम जो खिलाड़ी थे वो फारिग हो चुकी है उससे। तो कहने का बस, इससे ज्यादा मैं और नहीं कहूंगा, अक्लमंदी की इंतहा है। लेकिन असद अशरफ साहब, ऐसा बुरा वक्त तो आप लोगों भी बहुत दफा आया है ना। कितनी दफा आप लोग, मतलब कितनी दफा आपकी हुकूमत गई, आप लोग जेलों में गए जी। आप बिल्कुल आया, आप 92 से देख ले, मियां नवाज शरीफ साहब ने पीटीवी में ये कहा था कि मैं डिक्टेशन नहीं लूंगा, और आज तक वो डिक्टेशन नहीं ले रहे हैं। देखिए, लेने देने का निशान या कोई और मामला है कोर्ट्स के हैं, ये इलेक्शन कमीशन के, ये केयर टेकर गवर्नमेंट के, हमारा उससे कोई ताल्लुक नहीं है। ये छांगा मांगा का बार बार जिक्र करते हैं, अगर छांगा मांगा का हमारे को होता तो 2013 में आप क्या ये समझती हैं कि ये केपीके में हुकूमत बना सकते थे उस वक्त? इस तरह तो फिर सारा कुछ होने के बावजूद अदलिया समेत हर तरह की इस्टेब्लिशमेंट, अंपायर और मीडिया और सारों के होते हुए नवाज शरीफ साहब की पार्टी पंजाब में 2018 में फिर भी जीती। क्या उस वक्त छांगा मांगा था? उस वक्त जहाज चले थे, आपको अंदाजा नहीं है? आपके सामने सारा कुछ हुआ, रोज प्रोग्राम करते थे आप लोग। नहीं सर, अंदाजा है, बिल्कुल अंदाजा है, हिस्ट्री का भी पता है। तो फिर उसको स्नब किया करें कि ऐसा छांगा मांगा के नहीं है। ये नवाज शरीफ साहब भी थे जिन्होंने सिर्फ केपीके में पीटीआई को कहा था कि आप जाके हुकूमत बनाएं। साहब क्या हो गया आपको, क्यों मौजे कर रहे हैं? हमारे अलाइज हमारे से नाराज हुए कि हम मेजोरिटी में है। सिंपल मेजर पार्टी होने का ये मकसद नहीं कि आप उनको ऑफर कर दें, ठीक है, हमने इनको ऑफर की क्योंकि चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में ये था कि जो सूबे में या सेंटर में मेजॉरिटी पार्टी होगी, ठीक, वो उसका पहला हक होगा, और मियां साहब उसमें रहे। भट्टी साहब ये बातें करते हैं। आरिफ हमीद भट्टी साहब, ये पहले तो मुझे अपने हंसने की वजह बता दें कि आप हंस क्यों रहे हैं, मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आ रही कि इतनी सीरियस डिस्कशन में आपकी हंसी की क्या वजह। दूसरा, मैं जो सीरियस सवाल आपसे करना चाहती थी वो ये करना चाहती थी जी कि ये सीरियस सवाल भी, पहले सवाल का जवाब दे दो। दूसरा बड़ा, क्योंकि एक तो आजाद साहब ने बहुत अच्छी गुफ्तगू की, सियासतदानों का काम है, हुमायूं साहब ने बहुत की अपने सियासी महावरे का करे, और मेरे बड़े भाई असद अशरफ साहब की गुफ्तगू पे मुझे ताजुब है, ये सहाफियों को गुलाम समझते हैं। इन्होंने क्या खरीदा हुआ है हमें? ये समझते हैं जिस तरह ये अपने लीडर के लिए कलमे पढ़ते हैं, सहाफी भी वो करे। सहाफी का काम ये नहीं है। इन्होंने कहा मुझे यू टर्न, इनकी इतला के लिए मैं ये तमाम जजों के खिलाफ है। जिसने जुल्फकार अली भट्टो को फांसी दी, मौलवी मुश्ताक का कभी इन्होंने नाम लिया? कभी? इन्हें ज़ियाउल हक बड़ा अजीज है, इनके दिल के करीब है, क्योंकि जिलानी को कोठी मैंने दी, मैंने आसिफ अली जरदारी की जुबान मैंने काटी। और खुदा का खौफ है यार भाई, आप मेरे बड़े भाई हैं, कुछ तो खुदा का खौफ करो। मैंने मुशर्रफ से डील करके, भट्टो ने फांसी लड़ी, ये डील करके जद्दे चले गए। ये खुद ख्वाजा आसिफ ने कहा कि हमें अदालतों ने नहीं बाहर भेजा 4 साल पहले, जब नीचे हो गया। वो अच्छा सर, चले छोड़ देना आपका, आप छोड़ दे। नहीं, आप गुलाम नहीं है। सुने मेरी बात। बाजवा ने भेजा। अच्छा, एक सेकंड, आरिफ हमीद भट्टी साहब, पिछले 20 साल की या 25 साल की आप पाकिस्तान की सियासत देख लें, कोई टेन्योर ऐसा नहीं है जो पूरा ना हो और पूरा होने के बाद कोई वजीर आजम जेल ना जाए या मुल्क बदर ना हो। मतलब है, या तो उसको खड़े खड़े सुप्रीम कोर्ट फारिग कर देता है कि जी तुम आ जाओ, तुमने खत नहीं लिखा, चलो घर जाओ। अच्छा, उसके बाद एक नया वजीर आजम आता है, 2/3 अक्सरियत से वजीर आजम आता है, उसको फारिग कर दिया जाए। अब मेरी बात सुने सर, मेरी बात सुने। पाकिस्तान को एक नेशनल ग्रैंड डायलॉग की जरूरत है
क्या पॉलिटिकल मैच्योरिटी किसी में अभी तक नहीं आई? इतना ज्यादा मईशत को नुकसान, पाकिस्तान को नुकसान, दहशत, इतने हमारे मसाइल हैं खुदारा, मतलब अभी भी हम ये शांगा मांगा के माइंडसेट से ही चलेंगे? नहीं, ये नहीं निकलेंगे। अब भी डील करके आए हैं और मैं ओपन कह रहा हूं, मेरे साथ मनाजरा कर लें। मैं बताता हूं लंदन के कौन से घर में डील हुई। मैं बता देता हूं, अब चंद अरसा पहले एक और बड़ी जमात के साथ ज्यादती होने लगी है। आज ये बोल रहे हैं ना, मैं चुप हूं, मैंने इनको बहुत कवर किया है। गुजारिश यह हमारे पॉलिटिशियन बदकिस्मती है, सीखते नहीं है। चाहे ज्यादती जुल्मकार पीपल्स पार्टी के साथ हो, नून लीग के साथ हो या पीटीआई के, ज्यादती है किसी भी दौर में हो। देखिए 2 दफा पीपल्स पार्टी की हुकूमत गई, उस वक्त तो पीटीआई नहीं थी। इनके लीडर, इनके खरदिल अजीज ज़ियाउल हक जो 52 बिल आए थे, 2 दफा नून लीग की गई, वो भी गलत है। नवाज शरीफ को सजा हुई तो उसमें सेनेट का इलेक्शन लिया और उसमें एक प्रोग्राम मैंने किए कि क्या सितम जरीफ था कि 61 लोग थे, अंदर आके 61 रह गए। इमरान खान के दौर में मेरे में पाबंदी लगी। और यार बुत हमको कहे काफिर, अल्लाह की रजा। 18 का ये फरमा रहे हैं, 18 में मान लिया वो धांधली हुई थी, चलो इनकी बात मान ली। वो खलाई मखलूक ने इलेक्शन कराए थे, वो कमर जुवेद बाजवा ने कराए थे, इनके मुकाबले फैज हमीद ने कराए थे। उसी 28 की असम्बली में तुम वज़ीर आज़म क्यों बने भाई? उसमें तो आप तो रिजाइन दे रहे थे, कह रहे थे हराम है, वो तो आसम अली जरदारी ने रिजाइन लेने नहीं दिया। हकायक बड़े तल्ख हैं, बहुत तल्ख है। मुझे बताया ना, वो 18 की असम्बली जाली थी, खलाई मखलूक ने इलेक्शन कराए थे, मैंने मान लिया। तो जब ये वज़ीर आज़म बने, वो असम्बली हलाल कैसे हुई? वो तो हराम थी। ये तो रिजाइन दे रहे थे, मौलाना फजलुर रहमान के बयान था। अगर इतने इन्हें यू टर्न लेने का शौक नहीं है, जो पीडीएफ में नवाज शरीफ ने तकरीरें की थी, आज टीवी पे बोले ना, वही नारे लगाए ना, मैंने मान जाऊंगा। तो बदकिस्मती है, सियासतदानों को जाती मुखालफत अलग कर देनी चाहिए, आपस में एक हो। डिक्टेटर 4 आए, कभी उन्हें सजा नहीं हुई, हमेशा पॉलिटिशियन को ही हुई। इनका क्या कसूर है यार? सियासत इन्होंने करनी है, हुकूमत इनका कसूर ये है कि अपने किए से सीखते नहीं है ना। ये इनका कसूर ये है कि अपने किए से अभी आपने खुद कहा जी कि मुझे पता है फलाना डील करके आया, ये डील। भाई अगर अवाम की ताकत आपके साथ है तो आपको डील की क्या जरूरत है? पर मेरा अपना मौक़िफ़ ज़ाती ये है कि ग्रैंड डायलॉग की जरूरत है। सर रुक जाइएगा, सेनेटर हुमायूं मोहम्मद साहब आपकी तरफ आती हूँ। हुकूमत अवाम के जरिए अवाम को माइनस कर देते हैं। आज भी मैं कह रहा हूँ शफाफ इलेक्शन कराएं, पीपल्स पार्टी। सर अवाम को तो हुकूमत बनने के बाद हुकूमत वैसे भी माइनस, अवाम को हुकूमत बनने के बाद हुकूमत भी काफी हद तक माइनस कर देती है। अवाम को तो आप फिलहाल छोड़ दे। सवाल ये पैदा होता है कि सेनेटर हुमायूं मोहम्मद साहब रुक जाए। ऐसी ही हुकूमत आएगी जो अवाम के लिए लोगों की गोद में जाके बैठेगी। जब अवाम की हुकूमत आएगी, वो अवाम के लिए फैसले करेगी, वो चाहे किसी की भी हो। वो आई थी ना सर 2018-19 में, नए पाकिस्तान के नारे लेके, रियासत मदीना की बातें लेके, ये लेके वो लेके। अब छोड़े, बड़ी तल्ख हकीकत है। इस तरह मैं क्या आपको कहूँ, सारी पूरा पाकिस्तान की सपोर्ट, पूरी मीडिया की सपोर्ट, पूरी एस्टेब्लिशमेंट की सपोर्ट, एजेंसियों की सपोर्ट, हर एक की सपोर्ट, उसके बावजूद क्या हुआ? खैर छोड़ देते हैं, इस बहस में नहीं जाते, वरना 2-3 घंटे इसी में गुजर जाएंगे। हुमायूं सर एक सेकंड रुकिए, मैं आगे थोड़ा सा बढ़ना चाहती हूँ। हुमायूं मोहम्मद साहब, मैं आपसे ये बोला सिर्फ 30 सेकंड। वो 18 की गलत थी तो 16 महीने इनकी हुकूमत रही, उसका इंडिपेंडेंट कमीशन बना देते, उनको सजाएं दे देते जिसने धांधली कराई है। सिंपल। नहीं सर, इस तरह तो धांधली पे बहुत अरसे से होती आ रही है ना। मतलब कोई इलेक्शन भी किसी ने नहीं कहा कि जी कंप्लीटली फ्री एंड फेयर हुआ, हम इस इलेक्शन को मानते हैं, तो ऐसा कभी हुआ नहीं है। मुझे नहीं याद, मेरे ख्याल से कोई बहुत ही पुराने इलेक्शंस होंगे जिनका मुझे तो नहीं याद। सेनेटर हुमायूं मोहम्मद साहब, मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ, देखिए आपकी पार्टी के अंदर चले एक ये लॉयर्स आ गए हैं, अब इनका पता नहीं क्या रोल होगा, इससे आप लोग क्या किस तरफ पार्टी को लेके जाना चाहते हैं, ये आपका अंदरूनी मामला है, आप लोग बेहतर जानते होंगे। लेकिन मेरा मौक़िफ़ ये है कि किसी ने आपकी पार्टी से, सदर मुमलिकत हो गए या दीगर लोग हो गए, किसी ने कोई ग्रैंड डायलॉग की, कोई डिबेट की, कोई बीच बचाओ की, कोई अपनी थोड़ी गलतियां अपनी भी जाती भी एक्सेप्ट करके कि हाँ जी ये 6 गलतियां हमारी, 4 आपकी है तो 6 हमारी भी हैं, तो चले अब आगे बढ़ते हैं। सर ऐसा कोई रास्ता निकालने की उम्मीद है? ये फोन किसका बज रहा है भाई? देखिए इस तरह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने हमेशा जो देखिए, जब आप पॉलिटिकल आइडियोलॉजी की बात करते हैं ना, तो बड़ी डिफरेंट आइडियोलॉजीज होती हैं, हर एक डिफरेंट होती है, तो हम आइडियोलॉजिकली तो एक है नहीं, और
हमारा मेन कॉन्सेप्ट जो है वो ये था कि हम लोग ये समझते थे कि आज तक जितने लोग हैं इन लोगों की जो है ना वो मरूसी सियासत है, और उनकी पार्टी में अगर आपके रगों में वो खून नहीं दौड़ता तो आप किसी काबिल नहीं है। आप बस इस काबिल है कि उनके इर्द गिर्द हाथ बांध के फिरो। अगर चौधरी निसार वो पार्टी छोड़ कर गए तो इसी वजह से गए। अगर आज शायद खाकान अब्बासी PMLN छोड़कर जा रहे हैं तो वो इसी वजह से जा रहे हैं कि वो एक खातून जिसने कभी 8वीं की जमात में अपने मेरिट में दाखिला नहीं लिया, जिसने मेडिकल में मेरिट में दाखिला नहीं लिया, वो आज इनको सिखाएंगी कि पॉलिटिक्स क्या होती है। इस तरीके से अगर एतजाज अहसन या लतीफ खोसा जो है वो बेसिकली ये समझते हैं कि चलो आसिफ जरदारी तक तो ठीक है, लेकिन बिलावल भुट्टो जो कल का बच्चा है उनके सामने वो आज उनको सिखाएगा पॉलिटिक्स क्या है। तो उस चीज के लिए अगर फजल रहमान है वो नहीं है तो उसका बेटा होगा खामखा, उसके अलावा कोई और नहीं होगा। ये तो आपकी आइडियोलॉजिकल डिफरेंस विद द पॉलिटिकल पार्टीज है ना, लेकिन जो आपका बुनियादी आइडियोलॉजिकल डिफरेंस विद द स्टेट इंस्टीट्यूशंस हो गया है उसके बारे में बताएं। आ रहा हूं ना, उधर ही आ रहा हूं जैस्मीन जी, उधर ही आ रहा हूं, ठीक है। लेकिन मैं इस बात से बिल्कुल एग्री करता हूं कि ये सारी गलती हम पॉलिटिशियंस की है। हम पॉलिटिशियंस ने चार्ट डेमोक्रेसी बना ली, उस पर साइन कर दिए, लेकिन हम उसके जो शिक है 22 और 23 वो हम भूल गए, जिसमें ये एक लिखा हुआ है कि हम कभी स्टैब्लिशमेंट से बात नहीं करेंगे, लेकिन हम फिर भी स्टैब्लिशमेंट से बात कर रहे हैं। हमने ये कहा था कि कभी हम आर्मी वालों की मदद नहीं लेंगे, हम फिर भी उनकी मदद ले रहे हैं। हमने कहा था कि हम हॉर्स ट्रेडिंग नहीं करेंगे, लेकिन हमने फिर भी सिंध हाउस में और हमने फिर भी मरी में इस किस्म की सारी चीजें की है, पंजाब में की, वो सब चीज कर रही है। लेकिन मैं एक चीज क्लियर करना चाहता हूं, ये जो बात हो रही है ना कि इलेक्शन कमीशन ने किया, मैं बताता हूं हुआ क्या है। इलेक्शन कमीशन ने अगर आज क्या मैं जाके या आज राना सनाउल्लाह साहब जाके पीपल्स पार्टी में जाके इलेक्शन कॉन्टेस्ट कर सकते हैं? नहीं कर सकते, क्योंकि वो पार्टी मेंबर नहीं है। वो थे किसी जमाने में अकबर शेर बाबर और उनके साथ 7-8 जो लोग थे, वो जब पीटीआई की उधर गए उन्होंने कहा हमें फॉर्म्स चाहिए, उन्होंने कहा अपना आईडी कार्ड बताओ। जब उस आईडी कार्ड को, हमारा सिस्टम है, हमारा एक ऐप है, जब उसमें आप किसी का भी शनाख्ती कार्ड नंबर डालते हैं वो आपको बता देता है आप वैलिड पीटीआई मेंबर हैं या नहीं है। जब आप पीटीआई मेंबर नहीं है, वो आप बताएं मैं आपको क्यों फॉर्म इशू कराऊं? ठीक है, व्हाई शुड आई डू दैट? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कोई काम गैर कानूनी नहीं किया, लेकिन एक बात याद रखिए, ये इलेक्शन कमीशन बायस्ड है। बायस्ड इस लिहाज से इन्होंने ये नहीं देखा कि इस वक्त एज ऑफ टुडे क्या अकबर शेर बाबर इस वक्त पीटीआई का मेंबर है या नहीं है। वो नहीं है, उसको निकाल दिया गया था। तो अगर वो एक चीज लेकर फिर रहे हाई कोर्ट से कि मैं बानी, मतलब उनमें बानी मेंबरान में से तू, हाँ वो सच है कि वो बानी मेंबरान में से हैं, लेकिन वो आज के दिन पीटीआई का मेंबर नहीं है। ठीक है, अगर ये बात समझ की इलेक्शन कमीशन को, और उनको पता है, लेकिन वो इग्नोर करना चाह रहे हैं। वो इग्नोर इसलिए करना चाह रहे हैं कि कोई वजह होगी, और वजह ये है कि इन सबको खौफ है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ। ये समझते थे, ये याद रखें। मैं बताता हूं कि इमरान खान को लोग क्यों पसंद करते हैं, न डर है। भुट्टो को क्यों पसंद करते हैं, न डर है। मियां नवाज शरीफ साहब को क्यों बुरा भला कहते हैं, क्योंकि वो सबसे ज्यादा डरपोक इंसान है। भाग गया था, 2 दफा भाग गया था। अच्छा, और उससे ज्यादा कुछ नहीं है। लेकिन सर ओके ठीक है, हुमायूं मोहम्मद साहब, मैं बहुत विद ड्यू रिस्पेक्ट, मैं खाली एक पॉइंट यहाँ रेज करना चाहती हूँ। सर, इतना भी इंसान को नडर नहीं होना चाहिए ना कि हर चीज ही तहस नहस कर दे। मतलब कई इसको सियासत नहीं कहते, इसको फिर कहते हैं झगड़ा, लड़ाई, फसाद, तसादम। आपको मैंने कोई 100 प्रोग्राम्स और ट्रांसमिशंस किए हैं। आपके लिए इलेक्शन तैयार था, शहबाज शरीफ इस्तीफा देने के लिए तैयार था, लिख के वो बैठे हुए थे एज अ प्राइम मिनिस्टर। आपको कह दिया था कि आपके उस फाइनल इस्लामाबाद के धरने के बाद जून या जुलाई में आपको इलेक्शन मिल जाएगा, मामला तय हो जाएंगे। लेकिन आप किसी की सुने तो ना सर, आप किसी की सुने तो सही ना। देखिए, इस तरह मैं आपको एक बात बताता हूँ। इस तरह के एक दफा बाज जो उस वक्त भी सहाबा थे, लेकिन ऑब्वियसली वो उस वक्त हजरत अली अलैहिस्सलाम के साथ थे, और वो उनको कह रहे थे कि ये चीज गलत है, ये चीज गलत है, ये चीज गलत है। और हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का रेफरेंस देते थे कि उस जमाने में ये चीज ठीक है, ये चीज ठीक है। तो हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने उनको जवाब दिया। उन्होंने कहा कि मेरे मशीर तुम हो और उनका मशीर मैं था। तो इसमें कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने गलतियां की हैं। हमारे जो इमरान खान था, जो उनके मशीर थे, उन्होंने गलत मशवरे भी दिए और कुछ गलत बातें भी हुई हैं। इसमें कोई शक नहीं, कोई दो राय नहीं है।
है। लेकिन देखिए बात ये हो जाती है, मैं गलती करता हूं, ठीक है। अब मैं आपको एक चीज मिसाल देता हूं। यू आर अ वेरी सीनियर एंकर पर्सन, भट्टी साहब इज अ वेरी सीनियर एंकर पर्सन। मैं आज कोई गलती करूंगा, आप मुझे बताएंगे कि डॉक्टर साहब आपने ये गलती की, इसको इस तरह दुरुस्त करो और ये चीजें फलाना है। इवन अगर मैं थोड़ा सा एडमेंट हूंगा या मैं बाद चीजें दोबारा करूंगा, आप मुझे समझाओगे, आप मुझे वहां पे मेरे खिलाफ नहीं कर। इन पार्टियों ने 50 साल से ये लोग यहाँ पे बारी बारी आ रहे हैं और इनको पता है कि क्या चीज गलत है। इन सब लोगों ने चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी उसी एस्टैब्लिशमेंट के खिलाफ सब कुछ की थी। आज ये लोग क्यों उस पे स्टैंड नहीं ले रहे? अगर आज ये लोग नहीं रहे ना, मैं एक और बात बताता हूँ, जो प्रेसिडेंट्स कायम कर रहे हैं ये लोग, जिस तरीके से औरतों के साथ, जिस तरीके से 190 दिन से ज्यादा औरतों को जेलों में रख रहे हैं, जिस तरीके से, और ये CRPC 4971 के खिलाफ है, जस्टिस मंसूर अली शाह की इसमें जजमेंट भी है। जिस तरीके से वो प्रेसिडेंट बन रहे हैं कि ये लोग चीखेंगे अपनी बात, हम लोगों ने भुगत लिए हुए हैं, चीखेंगे। इनमें से एक रुक गया पाकिस्तान में, तो कह देना। बहुत देर से खामोश। आजिज धामरा साहब, आपकी तरफ आई हूं। जी, ये इतने सारे आपने पॉइंट सुने हैं, आपका क्या मौक़िफ़ है? देखें जस्मीन, पहली बात तो मैं आरिफ हमीद साहब की इस बात से मुत्तफिक हूं कि एक वसीतर डाला की जरूरत है, और पीपल्स पार्टी हमेशा ये मौक़िफ़ रहा है पीपल्स पार्टी का कि इस मुल्क के अंदर जो पोलराइजेशन है उसको खत्म करने के लिए इलेक्शन की हद तक हम एक दूसरे से इख्तिलाफ राय रख सकते हैं। उसके बाद जब हम असेंबली में आए तो हम असेंबली की मुद्दत जो अवाम का 5 साल का वोट है उसके तकद्दुस की पामाली ना करें। नंबर 1, बारहा ये पीपल्स पार्टी ने कोशिश की और हमेशा ये पीपल्स पार्टी की शायद कमजोरी से तशबीह दी गई। और अभी जो PTI के दोस्त ने बात की कि जी खोसा साहब का नाम लिया, इन्होंने एतजाज साहब का नाम लिया और बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का नाम लिया। देखें, एक होती है गलती, जो आपके लीडर ने बार बार गलती की। अब मिसाल के तौर पर वो जो एक हमला हुआ था गोली वाला, वो क्या आज आपके इस प्रोग्राम में ओथ लेके PTI के मेरे ये दोस्त बता सकते हैं कि वो जेन्युइन हमला था और जो प्लास्टर टांग पे था वो जेन्युइन था? ये लीडरशिप का एक लेवल है कि आप ये बता दें और जब आपको जेल में जब गिरफ्तार किया गया तो आप अपनी टांगों से दौड़ते जाएं। और दूसरी बात मेरे ख्याल में, अगर तरीन साहब ये क्लेम कर बैठे हैं किसी भी फोरम पे कि वो जो जहाज के फ्यूल का बिल ले लेना PTI से, तो ये एक और रेफरेंस बन जाएगा कि किस तरह आपकी हुकूमतें बनी है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि आप अपनी गलती को ठीक करें। आपके खिलाफ कोई नहीं है, कम से कम पीपल्स पार्टी डेमोक्रेटिक पार्टी होने के नाते आप तो ये बयान दे ही नहीं रहे थे, आपके वुकला भी पता नहीं कहां थे। तो पीपल्स पार्टी का ये मौक़िफ़ था कि किसी भी पार्टी पर बैन के हम खिलाफ हैं। बिल्कुल ठीक है, मैंने खुद सुना था, बिलावल साहब ने कहा था। ईद की रात आपको याद है जस्मीन की जो टाइमिंग है सरकारी ऑफिस की, वो क्या है? 4 या 5 बजे। आप कि 5 बजे के बाद किसी भी जेल में किसी कैदी को डाला जा सकता है? जवाब है कि नहीं। तो ईद की रात 12 बजे मैडम फरियाल तालपुर साहिबा को जब आपने घसीट कर वैन में बिठा के और फेंक दिया था किसी सेल में, तो क्या आप ठीक कर रहे थे? आज हम ये नहीं कह रहे कि किसी भी औरतों पे तशद्दुद हो, मगर ये मादी आपका पीछा कर रही है। और मेरे भाई, अगर कोई हमला हुआ है बतौर पार्टी तो वो पीपल्स पार्टी पे हुआ। मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको कहा था कि पार्टी पे बैन हुआ था। पार्टी पे बैन नहीं हुआ था, बीबी की लीडरशिप क़यादत पे यह हुआ था कि हमने दूसरी पार्टी बनाई और 2002 से। अच्छा, ओके, ठीक है। अगर दोबारा कनेक्ट हो रहे हैं तो मुझे बता दें, बात कर। अच्छा, ठीक है। सेनेटर असद अशरफ साहब, आपको वो ये कह रहे हैं कि हमने तो ये भुगत लिया है, लेकिन जब ये रिवर्स होगी ना सिचुएशन तो चीखें निकल जाएंगी आप लोगों की। देखिए, हम जैसे ये कह रहे हैं, हम 30-40 साल से सियासत में हैं और हमने बड़े बड़े मुकाबले किए हैं सियासी तौर पे, मैदान में सियासी।
आपने बड़ी सही बात की कि ये इनका नॉन एंगेजमेंट ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज की वजह है कि आज हम इस स्टेज पे हैं, वरना बहुत पहले इलेक्शन हो जाना चाहिए। वो हो चुका था, तकरीर तैयार थी, हर चीज तैयार थी, लेकिन ये नंबर टांगने और वो दूसरी चीजों की वजह से यहाँ पर ये काम ऐसे हुए हैं कि ये आज इलेक्शन इस हालात में हो रहे हैं। मियां नवाज शरीफ साहब की बात करते हैं या किसी और की बात करते हैं, इनको अपना सबसे पहले ये देखना चाहिए कि किसने, देखिए पीडीएम क्यों बना, ये पॉलिटिकल पार्टीज थी, ग्राउंड रियलिटीज थी, बनाई गई नहीं थी, एम्पायर की उंगली पे नहीं हुआ था। वो ताहिरुल कादरी इनका कहाँ गया, वो सारे जो इकट्ठे होते थे वो कहाँ गए आज वो कनाडा में बैठे हुए हैं। ये लोग जो हैं इन्होंने अपनी टांग पे खुद कुल्हाड़ी मारी है, पांव पे खुद कुल्हाड़ी मारी है। 87% ऑफ पाकिस्तान में बड़े फखरी अंदाज में कहते थे और श्रीलंका बना के गए थे, बारूदी सुरंगें बिछा के गए थे, लेकिन आपको देखा कि इससे बड़ी चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी क्या होगी कि तमाम ग्राउंड रियलिटी की पॉलिटिकल पार्टीज ने एक जो बनाई गई एक पेज की हुकूमत थी उसको उठा बाहर किया, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस। पाकिस्तान की तारीख में पहली बार नहीं, आखिरी बार भी नहीं, पहली बार ऐसा हुआ है कि 11 अप्रैल को जो है एक सिटिंग गवर्नमेंट को वोट आउट किया वोट्स इन द नेशनल असेंबली। तो और उसमें फिर जो हुकूमत बनी, चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी थी कि शहबाज शरीफ साहब वहां पर प्राइम मिनिस्टर थे और उन्हीं की कैबिनेट में मुख्तलिफ पार्टी लीडर्स है और चेयरमैन जो हैं वो मिनिस्टर थे और कोalition की गवर्नमेंट चला रहे थे और पाकिस्तान के लिए इकट्ठे हुए थे। जो हालात ये कर गए थे पाकिस्तान को बचाने के लिए, उन सब ने इतनी मेहनत की और पाकिस्तान को बाहर निकाला, जो आपके सामने आ जाए कि पाकिस्तान उन लेकिन ठीक सर, ठीक है, लास्ट कमेंट दूंगी। आजिज धामरा साहब अपनी बात मुकम्मल कर लें। ये कहते हैं अगर फ्री एंड फेयर इलेक्शंस हो और हमें ओपन हैंड दिया जाए और हमारी पकड़ धकड़ मार कुटाई और हमारी धुरकत बनाना बंद कर दिया जाए तो स्वीप करेंगे। देखिए मियां वाली में कागजात नामजदगी हो गए। देखिए पाकिस्तान की तारीख में अगर किसी पार्टी ने, जैसे पाकिस्तान की तारीख में अगर किसी पार्टी ने रियासती इदारों को चैलेंज किया, रियासती इदारों पर हमला हुआ, पाकिस्तान की तारीख में कभी ऐसा नहीं हुआ। भुट्टो की शहादत और बीबी की शहादत के बावजूद ऐसा नहीं हुआ था। इसलिए जो केसेस रियासती इदारों पे हमले के ऊपर हैं, जो क्रिमिनल केसेस हैं, उनको तो अदालतों में फेस करना चाहिए। बाकी हम कब कह रहे हैं कि किसी पार्टी को आप बैन कर दें, ये तो हमने नहीं कहा। मगर ऐसा भी नहीं हो सकता कि कोई दहशतगर्दी के केसों में मुलविस हो मगर किसी पार्टी का रुकन हो तो उसको इजाजत मिलनी चाहिए कि वो जाके फिर बाहर आके और अपनी इस तरह की सियासत करे। ऐसा नहीं हो सकता। मोहम्मद साहब, देखिए जब ये रियासती इदारों की बात करते हैं कि उनके ऊपर हमला होता है तो सुप्रीम कोर्ट एक रियासती इदारा नहीं है। नहीं, उसके ऊपर जो हमला हुआ उसके अंदर जाके जो हुआ था क्या वो रियासती इदारा नहीं है? अच्छा, उसके अलावा जब आप जाके ये अमेरिका में और मुख्तलिफ जगहों पे आप कहते हैं कि जी आप मुझे बचाओ और मेरा मुल्क मेरे साथ ये कर रहा है, या आप कहते हैं कि हम आपकी ईंट से ईंट बजा देंगे, क्या वो एक किस्म का रियासत के ऊपर हमला नहीं है? लेकिन हैविंग सेड दैट थिंग, देखिए ये बात नहीं है, हमें इन चीजों से आगे निकलना होगा। जैसे एक मिनट, जैसे हमें एक्चुअली आपने तो शोधा की ट्रोलिंग की है सर, आपने तो शोधा की तस्वीरें फाड़ी हैं। वो सिपाही जिन्होंने वतन अजीज के लिए कुर्बानियां दी, लास्ट कमेंट ले रही हूं मैं, टाइम ही नहीं बचा। ओके मोहम्मद साहब, आपकी इस बात पे मैं क्लोज करूंगी कि आपने कहा हमें इन सब चीजों से अब आगे बढ़ना होगा। सो टाइम, आई विल सी यू टुमारो। मेरे तमाम गेस्ट का बहुत बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।